कैसे हैं आप लोग भाई? बहुत बीच में तो गैपिंग हुई क्योंकि कुछ पारिवारिक कैजुअलिटीज़ के कारण बाहर रहना पड़ा, जिसके कारण वीडियो आप लोगों का अपलोड नहीं हुआ। तो अब देखते हैं कि विद इन 4 और 5 डेज़ का जो गैपिंग हुआ है उसको हम लोग जल्दी से जल्दी कंप्लीट करेंगे और उसी स्पीड में हम अपना काम शुरू करेंगे। ध्यान ये रखना है कि अभी आप देख रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑर्डर हो गया है कि भाई इसके लिए जो सीबीएसई बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, यूपी बोर्ड के एग्ज़ाम्स हैं, सब तात्कालिक प्रभाव से पोस्टपोन कर दिए गए हैं। कोविड-19 के तहत जो एक मतलब बिग एपिडेमिक के तौर पर सभी लोगों को प्रभावित किए है। तो ऐसे कंडीशंस में कोई बात नहीं है, एजुकेशन तो एजुकेशन होती है और कभी भी कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति बेकार नहीं होता। तो ऐसी कंडीशंस में हम लोग अपनी नॉलेज को ग्रोथ करते रहेंगे, अपने घरों में रह के ग्रोथ करेंगे और साथ में गवर्नमेंट की प्रिकॉशंस को भी फॉलो करेंगे, क्योंकि पहले स्वास्थ्य होता है, शिक्षा उसके बाद होती है। क्योंकि हम स्वस्थ रहेंगे तभी शिक्षा का प्रदर्शन कर सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें स्वस्थ भी रहना है और एक शिक्षित नागरिक होकर के भारत का नाम दुनिया में विश्व गुरु के रूप में स्थापित भी करना है। तो चलिए कोई बात नहीं, इसमें थोड़ा सा ब्रेकिंग होती रहती है, लेकिन फिर भी हम अपनी स्पीड को कंटिन्यू बनाए रख रहे हैं और उसी उद्देश्य से अगला हम प्रयास कर रहे हैं कि बहुत से बच्चे जो हैं एनटीएससी का एग्ज़ाम दिए होंगे, एनटीएससी का रिजल्ट करंट वे में आने वाला है, तो उनके सेकेंड स्टेप टेस्ट के लिए उसकी भी प्रिपरेशन होगी। और मैं भी जो क्लास 10th के बच्चे अपना प्रिपरेशंस कर रहे थे वो फर्दर लाइफ अपने आप को वेल प्रिपेयर रहें, क्योंकि 11th में उन चीज़ों को घूम फिर करके वही चीज़ें पढ़नी है जो आप 10th में पढ़ रहे हैं, उससे थोड़ा सा अपग्रेड नॉलेज आ जाएगा। तो अपग्रेडेशंस के लिए ज़रूरी है कि आप लोग अपनी नॉलेज को ऑलवेज इंक्रीज करते रहिए। कभी भी उसमें ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम नहीं हुआ, क्योंकि सीबीएसई बोर्ड ने एक सर्कुलर ये भी दिया है कि जो बच्चे अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं होंगे, हम उनको एक अवसर देंगे कि वो अपना रिटन एग्ज़ाम या चाहे ऑफलाइन ऑनलाइन जो भी आने वाले समय में व्यवस्था बन पाएगी, हम उनके लिए उनके टैलेंट्स को परखने की कोशिश करेंगे। अगर वो सेटिस्फाइड नहीं है तो फिर एग्जामिनेशन में प्रिपेयर करके अपीयर हो सकते हैं। आफ्टर द अपीयरेंस जो उनकी मार्किंग होगी वो एग्जैक्ट मार्किंग होगी, और जो नहीं देना चाहते उनके लिए कोई दबाव नहीं है। तो ऐसी कंडीशंस में एपिडेमिक को ध्यान में रखते हुए हमें गवर्नमेंट को सहयोग देना है और एक शिक्षित संस्कारित नागरिक होकर के अपने देश के वर्चस्व को विश्व में स्थायित्व देना है। तो इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए जो बीच में गैपिंग हुई कोई बात नहीं, अब हम फिर अपनी उसी पुरानी स्पीड में आ जाते हैं। तो चलिए आज हम पार्ट 3 स्टार्ट करना चाह रहे हैं। क्या? क्वालिफाइंग राउंड ऑफ पॉलिनोमियल्स। क्वालिफाइंग राउंड ऑफ पॉलिनोमियल्स में पार्ट 1 में भी देखा कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन थे। भले वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस थे कोई बात नहीं, लेकिन उनका सॉल्विंग प्रोसेस आपको आना चाहिए, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें एमसीक्यू होने के बावजूद भी कंफर्म सलूशन होना ही चाहिए। अंदाज से काम नहीं चलता है। इस नाते आप सॉल्विंग स्टेप पर विशेष ध्यान दें। हम खुद भी इस चीज़ को परसू करते हैं कि हमारे स्टूडेंट्स सॉल्विंग प्रोसेस को जाने, और उसको ऑप्शन दिया रहेगा तो ऑप्शन टिक कर देंगे, नहीं ऑप्शन टिक दिया रहेगा डिस्क्रिप्टिव आंसर देंगे, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन कॉन्सेप्ट उनका क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस रहा, फिर इसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन और लॉन्ग आंसर टाइप मिला करके इसमें हमें 3 वीडियोस जारी करना पड़ रहा है, क्योंकि फर्स्ट वीडियोस में तो हमने बहुत हल्के क्वेश्चंस लिए। हल्के तो नहीं थे, लेकिन उनकी मार्किंग असेसमेंट की गई थी कि एमसीक्यूज या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में बन सकते हैं। इसके बाद बारी आई लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस की। फिर लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के साथ साथ कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जुड़े रहे, तो हमने कहा नहीं सेकंड वीडियो जारी करें। सेकंड वीडियो जारी करने के बाद मुझे और भी कुछ इंटरेस्ट आया, तो लगा कि नहीं थर्ड वीडियोस भी जारी करना आवश्यक है, क्योंकि जिससे एक कंप्लीट राउंड जो बच्चों की प्रक्रिया है उनको शांत किया जा सके। ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश किया जाए कि वो पॉलिनोमियल्स के विषय में एक अच्छी जानकारी लें। इसी को ध्यान में रखते हुए यही हमारा मोटो था, जिसको ऑब्जेक्टिव्स फॉर्म में फॉलो कर रहे हैं। तो जस्ट टुडे आई विल टेक द टॉपिक क्वालिफाइंग राउंड ऑफ पॉलिनोमियल्स पार्ट 3। पॉलिनोमियल्स पर ये तीसरा वीडियो होगा। यहाँ पर
फर्स्ट एग्जाम्पल्स हमने सजेस्ट किया है, ये लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस के हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर व्हिच a माइनस 3b इज ए फैक्टर ऑफ a टू द पावर 4 माइनस 7a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस kb टू द पावर 4 एंड फैक्टराइज दिस। और इसको फैक्टराइज भी करना है, तो दो शर्तें इस पर ध्यान देना है। एक तो पहली चीज कि ये a माइनस 3b इसका फैक्टर है, तो फैक्टर है तो ऐसी कंडीशंस में इसके जो स्टेप्स होंगे एज इट इज सॉल्यूशंस हम सॉल्व करना चाहेंगे, तो यहां से क्या कहेंगे, a माइनस 3b इज ए फैक्टर, a माइनस 3b इज ए फैक्टर ऑफ above पॉलिनोमियल। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा कि अगर a माइनस 3b इसका फैक्टर है तो हम क्या कह सकते हैं, a माइनस 3b इज इक्वल टू 0, दैट इम्प्लाइज a इज इक्वल टू 3b। इससे a की वैल्यूज क्या आ गई, 3b हो गई। अब a की वैल्यू जब 3b हो गई तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं, इनको पॉलिनोमियल्स में पुट कर दीजिए। अब पॉलिनोमियल्स आपका क्या है, पॉलिनोमियल्स कह रहा है कि यहाँ से a टू दी पावर 4, मतलब कि यहाँ से एफ ए की कंडीशंस को ले लें। एफ ए का मतलब कि पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द वेरिएबल a, तो एफ ए इज इक्वल टू a टू दी पावर 4 प्लस 7a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस kb टू दी पावर 4। ये आपका क्वेश्चन है, दैट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। 0 इसलिए होना चाहिए कि इसका फैक्टर है। ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे, a के प्लेस पर क्या पुट कर देंगे, f ऑफ a के प्लेस पर 3b कर देंगे, क्योंकि a इज इक्वल टू 3b हमने प्रूव कर लिया। क्वेश्चन आपका कह रहा है कि इसका फैक्टर है द गिवन पॉलिनोमियल। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे, a के प्लेस पर 3b पुट कर देंगे, 3b टू दी पावर 4 प्लस 7a स्क्वायर है, तो 7 इंटू 3b का होल स्क्वायर हो जाएगा, इंटू b स्क्वायर प्लस kb टू दी पावर 4। तो k इंटू b की जगह क्या है, 3b, इसका टू दी पावर 4 दैट इज इक्वल टू 0। मतलब कि जहां जहां हमारा ये वेरिएबल था उस ये वेरिएबल की जगह हमने क्या कर दिया, 3b रख दिए। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे, f ऑफ 3b डिफाइन कर दिया। अब इसके बाद हम सीधे पॉलिनोमियल्स को टेकअप कर लेंगे, क्योंकि उसको सिंप्लीफाई करके वेरिएबल जो कांस्टेंट हमारा k की वैल्यू है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो ऐसी कंडीशंस में 3b टू दी पावर 4 का मतलब 3 टू दी पावर 4 क्या हो जाएगा, 81 हो जाएगा, और b टू दी पावर 4 मीन्स b टू दी पावर 4 ही रहेगा, प्लस 7 इंटू 3b का होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर, तो 3 3 जा 9b स्क्वायर इंटू b स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा 9b टू दी पावर 4 इंटू 7, तो 9 7 जा 63, और ये वैल्यू क्या आ गई b टू दी पावर 4 प्लस k इंटू 3b टू दी पावर 4, तो 3b टू दी पावर 4। अब यहां से मिस्टेक्स हुई है, क्योंकि यहां पर हमें क्या करना था, b टू दी पावर 4 ऑलरेडी है, तो b टू दी पावर 4 है, इस नाते हमें वहां इसकी वैल्यू रखनी नहीं है। ये kb टू दी पावर 4 है और हमारे पास क्या है, a की वैल्यू है, तो a इज इक्वल टू 3b है। एक बार फिर से रीचेक कर लीजिए, पॉलिनोमियल आपका क्या है, a टू दी पावर 4 माइनस 7a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस kb टू दी पावर 4। तो a की जगह हमें पुट करना है क्या, 3b। अब a की जगह आपने 3b पुट कर दिया, तो उसके बाद शेष कैलकुलेशंस कर लिए। अब इनको कैलकुलेशंस करने के बाद फिर क्या मिलेगा, ये kb टू दी पावर 4 दैट इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। यहां से क्या करें, एज ए कांस्टेंट k की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, तो क्या कर सकते हैं, kb टू दी पावर 4 एज इट इज रहने दीजिए, और दैट इज इक्वल टू क्या कर सकते हैं, 81 प्लस 63, 81 और 63 ऐड करने पर क्या आ जाएगा, 3 प्लस 1 4, और 8 प्लस 6, 8 प्लस 6 क्या हो जाएगा 14, ठीक है। तो 144 b टू दी पावर 4, और किस साइन में जाएगा, ये माइनस साइन में जाएगा, तो माइनस 144 b टू दी पावर 4, b टू दी पावर 4 दोनों साइड में कैंसिल कर दीजिए, तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी, k इज इक्वल टू
-144। ऐसी वैल्यूज क्या पॉसिबल है? क्योंकि आपका फैक्टर, थोड़ा सा इस पर भी ध्यान दीजिए, जो पॉलिनोमियल है -7 है और यहाँ हमने क्या कर दिया है, प्लस कर दिया है, तो यहाँ प्लस के बजाय माइनस कर दीजिए। अब ये वैल्यू अगर माइनस हो जाती है तो जाहिर सी बात है कि 81 में से 63 माइनस कर देंगे और माइनस कर देने पर क्या हो जाएगा, 11 - 3 8 आ जाएगा। तो यहां पर क्या सीधे आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 18b⁴। कहने का मतलब कि ये प्लस बी है, ये प्लस 18b⁴ है और प्लस kb⁴ है, तो ये राइट हैंड में जाएगा तो -18 के फॉर्म में जाएगा। अब -18 के फॉर्म में जाने पर b⁴ से कैंसिल हो गया, तो यहां से क्या होगा, k इज इक्वल टू -18। k की वैल्यू हमारी क्या आ गई, -18 हो गई। 50% क्वेश्चन आपने सॉल्व कर लिया। क्या कह रहा था, फाइंड द वैल्यू ऑफ k, k की वैल्यू फाइंड करो, तो k की वैल्यू फाइंड होकर के क्या आ गई, -18 आ गई। अब कह रहा है फॉर व्हिच a-3b इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल एंड फैक्टराइज दिस। अब क्या करना है, इसको फैक्टराइज कर देना है, ठीक है। अगेन अब इसके फैक्टर कर दीजिए सेकेंड स्टेप्स के लिए। तो अगेन में क्या करेंगे, अब फैक्टराइज करना है, तो फैक्टराइज करने के लिए आई एम सॉरी, यहां से क्या करेंगे, a⁴ - 7 a⁴ - 7 a² b² प्लस की जगह अब k की वैल्यू 18 है तो -18 b⁴ हो जाएगा। ये आपका रियल में पॉलिनोमियल बन गया, किसका, f ऑफ a, और दैट इज इक्वल टू 0 कर दें, क्योंकि अब इस पॉलिनोमियल्स की वैल्यू हमने तो देख ही लिया है, k की वैल्यू हमारे पास है। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करेंगे, अगले स्टेप में फैक्टराइज करना है। आप ये देखते हैं थर्ड टर्म का कोफिशिएंट और फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके क्या करते हैं, सेकेंड टर्म में बैलेंस करके उसको हम सब मतलब डिस्प्यूट कर देते हैं या ब्रेक कर देते हैं। तो कहने का मतलब कि ट्रिपल टर्म जो है आपका ब्रेक होकर के फोर्थ टर्म पॉलिनोमियल्स में आ जाता है। तो यहाँ पर 18 है, तो यहाँ से प्लस माइनस साइन को नहीं ध्यान देंगे, बस केवल यहाँ से कोफिशिएंट 18 ले लीजिए और इसकी वैल्यू कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। तो 18 1 जा 18 और 18 आपके पास वैल्यू जा रही है। 18 का फैक्टर ऐसा होना चाहिए कि प्लस या माइनस करने पर ये वैल्यू क्या आ जाए, -7 आ जाए। तो ऐसी कंडीशन में 18 का फैक्टर क्या होगा, 9 2 जा 18 और 9 में से 2 अगर हम माइनस कर देते हैं तो 7 आ जाती है वैल्यू। तो ऐसी कंडीशंस में आपने जो यहाँ पर फैक्टराइज किया वो 18 1 जा 18 हुआ। अब इसको फैक्टर के फॉर्म में क्या कन्वर्ट कर देंगे, -9 2 जा 18, तो -9 a² b² एज ए कॉमन टर्म यूज करेंगे और प्लस 2a² b² -18 b⁴ दैट इज इक्वल टू 0। ये लाइन आपकी क्लियर है, जो ट्रिपल टर्म फैक्टर में करते आए हैं, क्लास 9 से ही पढ़ रहे होंगे, 9th क्या अर्थ से ही पढ़ रहे हैं। तो ऐसी कंडीशंस में यहां पर आपको क्या मिला, -18 b⁴ में कोफिशिएंट 18 था और a⁴ का कोफिशिएंट 1 था। तो 18 1 जा 18 हुआ और 18 का फैक्टर 9 2 जा 18 और 9 में से 2 माइनस कर देते हैं तो हमें 7 मिल जाता है। अब यहाँ हमें साइन का ध्यान रखना है कि -7 चाहिए, इस नाते हमने यहाँ -9a² b² प्लस 2a² b² किया कि 9 में से 7 माइनस होगा तो रिजल्ट किसका लिया जाएगा, जो नंबर बड़ा होगा तो उसकी साइन माइनस है, इस नाते -7 हमें मिल जाएगा। अब यहां से क्या करते हैं, a कॉमन कर लीजिए, a² फर्स्ट 2 टर्म में, तो a² कॉमन कर लेंगे तो a² -9b² बच जाएगा। और दूसरी जगह क्या कॉमन कर सकते हैं, यहां से 2 भी कॉमन हो सकता है और b² भी कॉमन हो सकता है, तो 2b² कॉमन कर लीजिए तो आपके पास क्या बचेगा, a² और प्लस कॉमन लिए, इस नाते माइनस में कोई अवरोध नहीं पड़ेगा, तो a² -9b²। अब आप देख रहे हैं दोनों फैक्टर सेम मिल रहा है, दोनों ब्रैकेट की वैल्यू सेम है। यही इसकी पहचान होती है कि जो आपने सेटिंग किया है ट्रिपल टर्म को एक्सपेंड करके
फोर टर्म में कन्वर्ट किया और ब्रैकेट आपका दोनों सेम आ जाता है, इट मींस योर ब्रेकिंग रूल्स इज करेक्ट। तो ऐसी कंडीशंस में हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, फर्स्ट ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर, क्योंकि दोनों जगह कॉमन है, और दूसरी जगह क्या कर देंगे, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां से हम क्या कर देंगे, इफ ए स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, मान लेते हैं कि ए स्क्वायर माइनस 9b स्क्वायर इज इक्वल टू 0 है, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू 9b स्क्वायर, और ऐसी कंडीशंस में a की वैल्यू निकालना चाहें तो ये स्क्वायर रूट में चला जाएगा 9b स्क्वायर, और ये वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस माइनस 3b। बात समझ में आ गया। तो a की वैल्यू क्या आ गई, एक लास्ट स्टेप में नोट कर दे रहे हैं कि a इज इक्वल टू प्लस माइनस 3b, ये वैल्यू आपकी सब्स्टिट्यूट हो गई। अब ये तो रहा पहला फैक्टर। सेम कंडीशंस में ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर को फैक्टराइज करते हैं, तो यहां कर दे रहे हैं इफ एंड ओनली इफ, ये एब्रीविएशन होता है मैथमेटिकल ऑपरेटर, तो बार बार उस चीज को रिपीट ना करने के बजाय मैथमेटिकल ऑपरेटर का यूज करेंगे। तो ऐसी कंडीशंस में क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर इज इक्वल टू 0, तो दैट इंप्लाइज ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2b स्क्वायर, और माइनस 2b स्क्वायर होने पर ये वैल्यू क्या आ जाएगी, a की वैल्यू आप निकालना चाहेंगे तो ये अंडर रूट माइनस 2 हो जाएगा, और ये b तो रहेगा ही। अब इनके साथ प्लस माइनस का सेपरेशन आप चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक चीज ध्यान में रखना होगा कि प्लस माइनस वहां स्क्वायर रूट के साथ भी लगा है, इस नाते एक तरह से ये वैल्यूज जो होगी सुटेबल वैल्यूज नहीं होगी। तो सुटेबल वैल्यूज क्या होगी, a इज इक्वल टू प्लस माइनस 3b होगा, और मेनली जो इसका फैक्टर होगा, क्योंकि इसने इतने ही कहा कि फैक्टराइज दिस, फैक्टराइज करने की बात जो थी तो आपने ही फैक्टराइज कर दिया, यही आपका आंसर हो गया, यही आप आंसर दे दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम। लेकिन वो कहें कि व्हाट इज द जीरोज ऑफ द फैक्टर, तो जीरोज ऑफ द फैक्टर्स के लिए आप उसके जीरोज फाइंड आउट कर दीजिए। तो इस तरह से आपने देखा कि कोई भी इक्वेशंस अगर लेते हैं तो उसका हमें कंप्लीट कॉन्सेप्ट होना चाहिए, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हम उसको अच्छी तरह से प्रस्तुत भी कर सकें। सेम सिचुएशन में हम क्या करते हैं, सेकंड क्वेश्चन का रहा है फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल whose zeros are reciprocals of the zeros of the polynomial x square minus x minus 6। ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं कि यहाँ पर इनके पॉलिनोमियल्स के तौर पर इनको सिंप्लीफाई करेंगे। सेकंड इक्वेशंस को ध्यान दीजिए, सेकंड इक्वेशंस इसी बेस पर है, और थोड़ा सा उसका आपको हिंट करना है जिसके माध्यम से आप क्वेश्चन अच्छी तरह से सॉल्व कर लेंगे। तो देखते हैं इसमें सेकंड एग्जाम्पल। सेकंड एग्जाम्पल्स की पोजीशंस उससे थोड़ा सा अलग है, बस केवल उसमें क्या है कि अल्फा न्यूमेरिक वैल्यूज दिए गए थे, और इसमें आपको सामान्य तौर पर यही चीज दे देनी है। तो सेम कंडीशन सेकंड एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल whose zeros are reciprocals of the zeros of the polynomial x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। तो यहाँ पर आपका पोलिनोमियल क्या है, इसको शॉर्ट फॉर्म में x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, ये आपका पोलिनोमियल है। ये पोलिनोमियल दैट इज इक्वल टू 0 कर दीजिए आप इनको फैक्टराइज करने के लिए। दूसरा तरीका क्या है कि लेट अल्फा बीटा इज द जीरोज, लेट अल्फा बीटा इज जीरोज ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल, ये इसके जीरोज हैं। अब इनके जीरोज होने की कंडीशंस में क्या होगा, यहां से आप अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज को वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सम ऑफ जीरोज की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस बी अपॉन ए। तो माइनस बी का कोएफिशिएंट क्या है, कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, तो माइनस माइनस 1 अपॉन ए की वैल्यू 1 ही है। तो ऐसी कंडीशंस में माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा, और 1 अपॉन 1 मीन्स प्लस 1। आप यहाँ पर चाहे प्लस 1 लिखिए, अदरवाइज 1 ही नोट कर दीजिए। सेम कंडीशन में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो अल्फा बीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, सी अपॉन ए।
अब c अपान a की कंडीशंस क्या होती है कि c की जगह क्या है -6 और a की जगह 1 है, तो दैट इज इक्वल टू -6 हो गया। इससे आप अवेयर हो गए कि इसके जीरोस क्या हैं, ये जो आपका पॉलिनोमियल दिया गया है। अब दूसरी कंडीशंस क्या करना चाह रहे हैं कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। दूसरा आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए और उसके जीरोस क्या कर रहे हैं, इसके रिवर्स कर रहे हैं। रिवर्स होने का मतलब रेसिप्रोकल ऑफ द जीरोस, मतलब कि यहां से आप ये समझ जाइए अल्फा किस पर डिपेंड कर रहा है 1 अपान अल्फा पर, और बीटा किस पर डिपेंड कर रहा है 1 अपान बीटा पर। तो ऐसी कंडीशंस में क्या हो जाएगा, नाउ यहां से सम ऑफ जीरोस की बात करते हैं, तो सम ऑफ जीरोस में क्या आ जाएगा 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा। अब यहां से आप देख रहे हैं फ्रैक्शन फॉर्म में आ गया, तो फ्रैक्शन फॉर्म में इनका एलसीएम लेंगे, तो यहां से एलसीएम लेंगे तो ये अल्फा बीटा हो जाएगा। अल्फा से अल्फा बीटा को अल्फा से भाग देंगे तो बीटा आ जाएगा। तो कहने का मतलब बीटा प्लस अल्फा आ जाएगा। और बीटा प्लस अल्फा आप देख रहे हैं कि पहले आपने जीरोस में लिया है, जीरोस की वैल्यू 1 है, तो यहाँ अल्फा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फा की बात एक ही है। और अल्फा बीटा जो इसका प्रोडक्ट है वो वैल्यू क्या आ रही है -6 आ रही है। तो दूसरे मूल का जो सेकंड हम पॉलिनोमियल जानना चाह रहे हैं उसमें भी सम ऑफ जीरोस की वैल्यूज क्या आ गई 1 अपान -6 आ गई, ठीक है। एंड सेकेंड कंडीशंस के लिए 1 अपान अल्फा इंटू 1 अपान बीटा दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 अपान अल्फा बीटा, और 1 अपान अल्फा बीटा की वैल्यूज क्या आ जाएगी, अल्फा बीटा आपको मालूम ही है -6 है, तो ये वैल्यू भी क्या आ जाएगी 1 अपान -6 हो जाएगा। तो ये यहाँ पर मूलों का गुणनफल या प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आ जाएंगे। आई एम सॉरी, यहाँ पर कंडीशंस बिल्कुल क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलिए। तो फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल्स ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x स्क्वायर माइनस x माइनस 6। अब यहां से आपको सम ऑफ जीरोज मिल गए सेकंड कंडीशन की, और दूसरा प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मिल गए, ठीक है। thus we get the required equation, thus we get the required polynomial। बात समझ में आया कि यहां से रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी। अब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स जो आपको मिलेगा वो x स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज, तो सम ऑफ जीरोज कितना आया 1 अपान -6, तो यहाँ ब्रैकेट में रख दीजिए 1 अपान -6 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आपका 1 अपान -6 आ रहा है, तो ये आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज हो गया, दैट इज इक्वल टू 0। आप देख रहे हैं यहाँ फ्रैक्शन स्टेज है, तो फ्रैक्शन स्टेज होने के नाते माइनस ऊपर ले जाइए और 6 को एज इट इज एलसीएम ले लीजिए। अब 6 को एलसीएम ले लेंगे तो इसके पास कोई फ्रैक्शन नहीं है तो 1 है, 1 से भी डिवाइड करेंगे तो ऑटोमेटिक 6 टाइम जाएगा, तो ये वैल्यू आपको क्या मिल जाएगी 6x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x हो जाएगा, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -1 आ जाएगा, दैट इज इक्वल टू 0। 0 अपान 1 करके क्रॉस मल्टीपल कर देंगे तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, दैट इज 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ये आपका क्लियर आंसर हो जाएगा जो सेकंड पॉलिनोमियल आपका आएगा। पहला पॉलिनोमियल क्या था x स्क्वायर माइनस x माइनस 6, जिसके जीरोज सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज आपके सामने निकाले। कंडीशन क्या कह रहा था कि फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये घूमने वाले प्रश्न है जो आपको सरप्राइज में रख देते हैं। तो फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को बताइए हुज जीरोज आर रेसिप्रोकल्स, जिसके जीरोज क्या हों रेसिप्रोकल्स ऑफ द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, यानी जो पॉलिनोमियल दिया गया है उसके जीरोज का रेसिप्रोकल हो, ऐसा हमें नेक्स्ट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल चाहिए। तो पहले हमने क्या किया, यहाँ पर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिए, सम ऑफ जीरोज प्रोडक्ट ऑफ जीरोज निकाले, फिर अब ये कन्वर्ट किस में हो रहे हैं, अल्फा कन्वर्ट हो रहा है 1 अपान अल्फा में, और बीटा कन्वर्ट हो रहा है 1 अपान बीटा में। तो ऐसी कंडीशंस में सम ऑफ न्यू जीरोज, यानी कि जो नए जीरोज हैं उनकी सम क्या होगी,
तो 1 अपान अल्फा प्लस 1 अपान बीटा, इनको सिंप्लीफाई किए तो ये वैल्यू क्या आ गई, 1 अपान -6 आ गई। सेम कंडीशन में प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात किए तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1 अपान अल्फा बीटा आ गया। अब ऐसी कंडीशंस में इनकी वैल्यू भी रखे, 1 अपान -6 आ गया। फिर जो फॉर्मेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स हैं, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उनको पुट कर दीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दैट इज इक्वल टू 0। यही तो आपका बेसिक इक्वेशन है। तो ऐसी कंडीशंस में आपको नया इक्वेशन बनकर के क्या आ गया, 6x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। दिस इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यही आपका क्लियर आंसर होता है। और इसके बाद फिर हम थर्ड इक्वेशंस की बात करते हैं। जो हमारा थर्ड क्वेश्चन है, थोड़ा सा ये लेंदी जा रहा होगा, लेकिन मे भी ये आपके लिए हितकर ज्यादा है, क्योंकि इससे बेटर पॉलिनोमियल्स का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से जल्दी नहीं मिल पाएगा। तो इस पर आप लोग जरूर ध्यान दें। वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है, लेकिन ये आपके काम की चीज है, इस नाते हम इसको जैसे भी कोशिश कर रहे हैं, कोशिश हमारा यही है कि आपको अच्छा से अच्छा मैटर इसमें प्रोवाइड किया जाए, जिससे इन फ्यूचर कभी भी आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स की कोई प्रॉब्लम्स एट वंस सॉल्व कर दें। देयर इज नो प्रॉब्लम। थर्ड क्वेश्चन के लिए देखें। थर्ड क्वेश्चन आपका कह रहा है, यहां से इन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, if alpha beta are the zeros of the polynomial ax square plus bx plus c, then find the other polynomial whose zeros are alpha square upon beta and beta square upon alpha। यहां पर आपको मालूम ही होगा कि अगर हमारा फंडामेंटल इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो मालूम ही है कि अल्फा प्लस बीटा का मान क्या होता है, सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपान ए आ जाएगा। कॉमन सी बात है। और यहीं से कामा लगा करके अल्फा बीटा रख दीजिए, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज तो सी अपान ए आ जाएगा। ये भी आपको मालूम होगा। तो अब ये चीज तो बिल्कुल रटी रटाई होती है। फिर हमें करना क्या है, कह रहा है कि एक दूसरा पॉलिनोमियल है, अदर पॉलिनोमियल whose zeros are alpha square upon beta and beta square alpha। नाउ अब वही पहले जैसा क्वेश्चन करना है कि सम ऑफ जीरोज ले लीजिए, तो यहां से अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, इनको सिंप्लीफाई करने के लिए एलसीएम लीजिए। तो एलसीएम लेंगे तो आपको क्या मिलेगा, यहां से अल्फा बीटा मिलेगा, और बीटा से डिवाइड करेंगे तो अल्फा स्क्वायर पहले ही न्यूमरेटर में है, एक अल्फा और जाएगा तो ये क्या बना देगा, अल्फा क्यूब, प्लस यही सेम वर्किंग यहां भी होगा, तो यहां से क्या हो जाएगा, बीटा क्यूब हो जाएगा। आई एम सॉरी। तो यहां से आपने देखा सम ऑफ जीरोज की बात हो रही है। अब सम ऑफ जीरोज में आपको कुछ फार्मूला दिख रहा होगा। यहां पर फार्मूला क्या दिख रहा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अब आपको एल्जेब्रिक सम्स में ले जाएं, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज में, तो वहां पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फार्मूला क्या होता है, आई एम सॉरी, वहां एक्चुअली क्या होता है कि वहां आप ए प्लस बी करके तो बात सिंप्लीफाई हो जाएगी, लेकिन जो नेक्स्ट प्रोसेस होगा सेकंड ब्रैकेट में ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, वहां आपकी प्रॉब्लम आएगी। तो ऐसी कंडीशन में हम इसका होल स्क्वायर का फार्मूला ले लेते हैं। होल स्क्वायर का फार्मूला क्या है कि यहां से अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या होता है, दैट इज इक्वल टू अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा और इनटू अल्फा प्लस बीटा। ये फार्मूला है। क्या इस फार्मूले में सुटेबिलिटी मिल रही है, बिल्कुल, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू आपके पास है, अल्फा बीटा भी आपके पास है, अल्फा प्लस बीटा भी है। ऐसी कंडीशंस में अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू सिंप्लीफाई हो जाएगी, तो आपके लिए बेटर है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या कर सकते हैं, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब को ट्रांसफर कर लीजिए, तो दैट इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब और माइनस 3 अल्फा बीटा, ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा रहेगा। इनकी वैल्यू रखना आपको आसान हो गया। यहां पर क्या रख देंगे, ऊपर आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू लिया है, तो ये हो जाएगा माइनस बी अपान ए का होल क्यूब। अब माइनस बी अपान ए का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा, 3 अल्फा बीटा माने 3 इंटू सी अपान ए, ये वैल्यू आ गई। और ब्रैकेट में अल्फा प्लस बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मतलब
माइनस बी अपान ए, इनको सिंप्लीफाई कर दीजिए, क्योंकि डायरेक्ट वैल्यू हम वहां रखना चाह रहे हैं, क्योंकि वहां स्पेस कम है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या करेंगे, ये माइनस बी क्यूब अपान ए क्यूब हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस 3, ये माइनस माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा, और b और c मल्टीप्लाइड हो गए तो ये 3bc आ जाएगा यहाँ पर, अपान ए स्क्वायर हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं यहाँ भी फ्रैक्शन आ रहा है, तो ए क्यूब और ए स्क्वायर का एलसीएम लेंगे तो क्या मिलेगा, ए क्यूब मिलेगा। अब ए क्यूब मिलेगा तो ए क्यूब से ए क्यूब डिवाइड होगा, तो यहां से क्या आ जाएगा, माइनस बी क्यूब। अब इसके बाद प्लस क्या हो रहा है, ए स्क्वायर से ए क्यूब को डिवाइड करेंगे तो एक ए बच जाएगा। तो ऐसी कंडीशंस में क्या आ जाएगा, प्लस 3abc। तो अब हम इसको रखने के लिए स्वतंत्र हो गए कि नहीं। यहाँ डायरेक्ट फॉर्मूले में जब ये कन्वर्ट हो गया तो इसको हम क्या करें, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की जगह एक साथ रख दें। तो यहाँ पर अब सिंप्लीफाई करके क्या रख दिए, माइनस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा बीटा, ठीक है, आई एम सॉरी ABC है, अल्फा बीटा वहां नहीं है भाई, यहां से 3abc है, और होल अपान अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यूज क्या है, c अपान ए है। अब यहां से c अपान ए रख दीजिए। अगले स्टेप में देख रहे हैं 3 स्टेप का डिवीजन है, तो 3 स्टेप का डिवीजन होने के कारण ये क्या हो जाएगा, नीचे वाला स्टेप इन्वर्ट होगा, तो a ऊपर चला जाएगा। तो a ऊपर जाएगा तो माइनस ab क्यूब हो जाएगा, और प्लस 3a स्क्वायर bc आ जाएगा, और होल अपान c होगा। इसको आप ब्रैकेट में रख ही दीजिए, और इसके साथ आप चाहें तो आगे इनके टर्म चेंज कर सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ऐसी कंडीशंस में आप क्या कर सकते हैं, इसको 3a स्क्वायर bc माइनस ab क्यूब होल अपान c। ये तो आपका फर्स्ट पॉइंट आ गया, अल्फा स्क्वायर अपान बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपान अल्फा। इन दोनों को सिंप्लीफाई करने पर ये वैल्यू आई। मतलब कि जो अगला आपका इक्वेशंस लाना है, अगला इक्वेशंस लाने का मतलब अगला क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो होगा उसका ये सम ऑफ जीरोज हैं। अब इसके बाद फिर हम बात क्या करते हैं, सम ऑफ जीरोज तो हमें निकल गए, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज की बात करते हैं। तो फिर इसके बाद एंड करके ऑप्शंस ले लीजिए। अब यहां से क्या करना है, दोनों जो जीरोज दिए गए हैं इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए। अब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर होल अपॉन अल्फा बीटा। अब यहां से क्या करेंगे, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की वैल्यू चाहिए आपको, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा बीटा। बात समझ रहे हैं, तो इसको क्या कर सकते हैं, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर आपस में मल्टीप्लाइड है, अल्फा बीटा से डिवाइड भी करना है। तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, अल्फा एक अल्फा का पावर काट देगा और बीटा एक बीटा का पावर काट देगा, तो एटलीस्ट क्या बचेंगे, अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, c अपॉन a आ जाएगा। इसमें क्या कर रहे हैं कि इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल दिस, देन फाइंड द अदर पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर गिवन, जिसके जीरोज दिए गए हैं। तो अब आपको इक्वेशन बनाना है, नाउ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल, नाउ द रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल। अब रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज। अब सम ऑफ जीरोज में आप देख रहे हैं क्या दिया है, 3a स्क्वायर bc माइनस ab क्यूब अपॉन c, ठीक है, इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। अब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज c अपॉन a आ रहा है, तो ऐसी कंडीशंस में ये c अपॉन a हो गया, यहाँ पर कुछ नहीं है 1 कर लीजिए। तो ऐसी कंडीशंस में जो फैक्टराइज हो रहा है वो फैक्टराइज होने की कंडीशंस क्या बन रही है कि यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा, एलसीएम c और a मिल करके ac आ जाएगा एलसीएम, और ac एलसीएम होने पर एक्स स्क्वायर के साथ कुछ नहीं है, तो यहाँ से क्या करेंगे, ac एक्स स्क्वायर हो जाएगा और माइनस 3a स्क्वायर bc माइनस ab क्यूब। इसको ओपन मत कीजिए क्योंकि ये एक्चुअल में x के साथ जुड़ा हुआ है, तो इंटू एक्स और प्लस c, ठीक है, दैट इज इक्वल टू 0 अगर हम शो करते हैं तो ऐसी कंडीशंस में क्या आ जाएगा,
ए सी एक्स स्क्वायर माइनस ब्रैकेट में 3a स्क्वायर बी सी माइनस ए बी क्यूब होल इंटू एक्स प्लस सी दैट इज इक्वल टू 0. दिस इज द शेप ऑफ द अदर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. तो आपने देखा थोड़ा सा टिपिकल प्रॉब्लम किया था क्योंकि अलजेब्रिक आइडेंटिटी का भी यूज करना पड़ा, सम ऑफ जीरोज लेना पड़ा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो तो आपको हर हाल में लेना है. थोड़ा सा कैलकुलेशन टिपिकल किया था बट देयर इज नो प्रॉब्लम. इसको भी सॉल्व किया जाना चाहिए और सॉल्व करने से ये आपके कॉन्सेप्ट क्लियर कर देते हैं. तो इसके बाद फिर नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन रह जा रहा है, नहीं अभी फोर्थ क्वेश्चन है. फोर्थ और फिफ्थ दो क्वेश्चंस रह जा रहे हैं तो इस पर हम बात करते हैं. लेकिन जो मेन टिपिकल क्वेश्चंस थे वो यही थे. अब इनके बाद की बात करते हैं. आई एम सॉरी. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4. अब क्वेश्चन नंबर 4 की बात है तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए थोड़ा सा टाइम टेकिंग जरूर हो रहा है बट आप लोग परेशान नहीं होइए. ध्यान ये रखना है कि भाई हमें अच्छी चीज सीखनी है तो टाइम लग सकता है, ये कोई नई बात नहीं है. तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात आती है. फोर्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 सच दैट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ के. कहने का मतलब कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू दिया है तो हमें क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. अब पहले हमें पॉलिनोमियल देखना है. पॉलिनोमियल हमारा क्या है, के एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 ये पॉलिनोमियल है दैट इज इक्वल टू 0 कर दीजिए, देयर इज नो प्रॉब्लम. अब यहाँ पर आपको क्या करना है, सम ऑफ जीरोज. तो अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू माइनस बी अपान ए, तो ये माइनस 4 अपान के आ जाएगा. ये तो आपका सिंपली टर्म हो गया. ऐसे ही अल्फा बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 अपान के आ जाएगा. ये भी इजी गोइंग टर्म है तो आप दोनों एक ही लाइन में निकाल देते हैं कि सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज. अब बात इस चीज की आ रही है कि के की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है लेकिन शर्त क्या दिया है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24 दिया गया. यहां पर आप क्या शो कर सकते हैं, वेयर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू 24. तुरंत आपको ये दिमाग लगाना पड़ेगा कि भाई हमारे पास और कोई वैल्यूज है नहीं. सम ऑफ जीरोज की बात करते हैं कि ऐसी जगह है कि अब इसको आगे हम सिंप्लीफाई करें तो कैसे करें, प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है. तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या करते हैं कि अब इनके फिर अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में आते हैं. वहां पर हम देखते हैं कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, दैट इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा. इससे हमें सुविधा क्या मिलेगी, यहाँ हम सम ऑफ जीरोज रख सकते हैं, यहाँ प्रोडक्ट ऑफ जीरोज रख सकते हैं और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास दी गई है. तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं कि ये अल्फा प्लस बीटा की वैल्यूज क्या है, माइनस 4 अपान के है. तो माइनस 4 अपान के का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 24 है और प्लस 2 अल्फा बीटा. 2 अल्फा बीटा मीन्स 2 इंटू 4 अपान के है. बात समझ में आ रहा है. अगले स्टेप में क्या करेंगे, 4 चौक 16 बटा के स्क्वायर ये हो गया दैट इज इक्वल टू 24 प्लस 4 दूना 8 बटा के हो गया. एक इक्वेशंस बन रहा है. अब यहाँ पर 24 न्यूमरेटर पार्ट मतलब इंटीजर पार्ट्स है तो 24 को भी 1 कर लीजिए, या सबसे आसान तरीका क्या है, इसको 16 की तरफ ले आइए. 16 अपान के स्क्वायर माइनस 8 अपान के दैट इज इक्वल टू 24. अगले स्टेप में क्या करेंगे कि यहां से लास्ट में आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा क्योंकि इससे क्या बन रहा है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बन रहा है. तो ऐसी कंडीशंस में के स्क्वायर इंटू के इनका एलसीएम लेंगे तो वैल्यू क्या आ जाएगी, के स्क्वायर ही आएगी. के स्क्वायर से के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा तो आपको मिलेगा क्या,
16 एज इट इज मिल जाएगा। और यहां से 16 मिलने के बाद क्या होगा, माइनस k से k स्क्वायर को डिवाइड करेंगे तो एक k बचेगा, तो ये माइनस 8k हो जाएगा। अब इसके बाद फिर क्या हुआ, दैट इज इक्वल टू 24/1 दिया है, आपस में क्रॉस मल्टीपल कर दीजिए। तो क्रॉस मल्टीपल कर देने पर क्या आ जाएगा, 16 माइनस 8k इज इक्वल टू 24k स्क्वायर, ये वैल्यूज हो जाएगी। अब यहां से हम क्या कर सकते हैं, इनको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 24k स्क्वायर, ये माइनस 8k उधर जाएगा तो प्लस 8k हो जाएगा, और ये 16 ऑलरेडी पड़ा ही है। तो ऐसी स्थिति में 16 को इधर लाते हैं तो माइनस 16 दैट इज इक्वल टू 0। एक आपको इक्वेशंस मिल गया। अब इस इक्वेशंस की विशेषता क्या है कि 8 इसमें कॉमन ले सकते हैं, तो 8 कॉमन ले लीजिए। तो ऐसी कंडीशंस में हम क्या कर सकते हैं, इसी स्टेप्स को आप यहाँ पर लेके चले आइए। इसी स्टेप्स को लेके चले आएंगे तो 8 को कॉमन कर लीजिए। अब 8 अगर हम कॉमन कर लेते हैं तो 8 3 जा 24 माने कि 3k स्क्वायर हुआ और प्लस k। इसी तरह से 8 2 जा 16 और ये माइनस 2 दैट इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। 8 उधर ट्रांसफर करोगे तो 0/8 वैल्यू 0 आ जाएगी। अब यहां से क्या किए, 2 आपका कांस्टेंट टर्म है और k स्क्वायर का कोफिशिएंट 3 है, तो 2 3 जा 6, और 6 के लिए फैक्टर क्या कर सकते हैं, क्योंकि हमें +1 लाना है तो +1 लाने के लिए 3 में से 2 को माइनस कर दीजिए। तो अगले स्टेप में क्या करोगे, 3k स्क्वायर प्लस k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर दो। और इसके बाद फिर क्या करते हैं, 3k स्क्वायर प्लस 3k माइनस 2k और माइनस 2 इज इक्वल टू 0 कर दो, क्योंकि यहां से 2 और 3 का गुणा किए 6 हो गया और 6 का फैक्टर 3 और 2 होता है, तो 3 में से 2 को माइनस कर दिए तो 1 के आ जाएगा। मतलब कि मिडिल टर्म को हमने एक्सपेंड कर दिया, तो ट्रिपल टर्म जो है 4 टर्म में एक्सपेंड हो गया। ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, दैट इम्प्लाइज यहां से 3k कॉमन कर लीजिए तो ये बचा k प्लस 1, और यहाँ माइनस 2 कॉमन कर लीजिए तो ये भी आपका k प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। अगले स्टेप में आप क्या करेंगे, k प्लस 1 और दूसरे स्टेप में 3k माइनस 2 हो जाएगा। ये आपका वेरिफिकेशन पहले भी बता चुके हैं कि जब आप इस तरह से ब्रेकिंग करते हैं, ब्रेकिंग ऑफ द टर्म, तो आपका ब्रैकेट सेम होना चाहिए। ब्रैकेट अगर सेम नहीं है तो आप समझ जाइए आपने कहीं कोई मिस्टेक्स कर दी। तो ऐसी कंडीशंस में अब k की वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो इफ k प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइज k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। इफ एंड ओनली इफ दूसरी कंडीशंस ले लेते हैं, तो 3k माइनस 2 इज इक्वल टू 0 दैट इम्प्लाइज k इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2/3। तो इस तरह से k की रिक्वायर्ड वैल्यूज क्या हो जाएगी, 2/3 हो जाएगी। तो देखा आपने, है तो क्वेश्चंस बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है और कई बार ये बोर्ड में पूछा भी गया है। इसी नाते इसको क्वालिफाइंग राउंड में अरिहंत वालों ने विशेष तौर पर तरजीह दिया है। फिर अगला लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चंस भी जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चंस है और कई बार ये पूछा गया है, तो इनसे प्रमुख रूप से आपको अलजेब्रिक आइडेंटिटीज का भी प्रैक्टिस हो जाता है। और इसी के बाद फिर क्वालिफाइंग राउंड के जितने क्वेश्चंस थे, जितना असेस किया था ऑथर मंडली ने, तो उस पर सभी पर हम लोग आपस में डिस्कशन कर ले रहे हैं। ये सबसे बढ़िया अवसर है कि हमें हर क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक मोटो मिल जा रहा है, जिससे कभी भी बच्चों को कोई प्रॉब्लम मेरे ख्याल से तो फिलहाल नहीं होगी। और ये अलजेब्रा सेक्शंस में 20 मार्क्स के जो क्वेश्चन है, उस 20 मार्क्स के क्वेश्चंस के मोर देन 15 मार्क्स अडॉप्ट करने के लिए इससे बढ़िया अप्रोच और कोई नहीं है। क्योंकि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर आ रही है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आ रहा है, तो अर्थमेटिक प्रॉब्लम भी सॉल्व होगी। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जिसे आप एपी कहते हो, लीनियर इक्वेशन सॉल्व भी हो जाएगी। फिर ऐसी कंडीशंस कोई नहीं बचती कि जो आपके लिए इजी गोइंग ना हो। तो 10th क्लास को ही मतलब मुख्य धारा में नहीं रखिए, ऑल ओवर लाइफ के लिए कभी भी कोई कंपटीशन एग्जाम देते हैं, कहीं भी कुछ आप टेस्ट को फॉलो कर रहे हैं, तो वहां इसकी जरूरत पड़ती है और बार बार आपको इसका प्रिपरेशन करना होता है। तो नाउ आई विल टेक लास्ट क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन, जो आज के टॉपिक का है। 5th क्वेश्चन में कह रहा है, इफ अल्फा बीटा आर द जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ
अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 इंटू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। तो ऐसी कंडीशंस में इसके कई सेक्शन बनेंगे, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन ये भी है। तो ये 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 ये आपका क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, दैट इज इक्वल टू 0 कर देते हैं। तो सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस 6 अपॉन 3 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो दैट इज इक्वल टू 2 आ गया। अल्फा बीटा की वैल्यू लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, c अपॉन ए मीन्स 4 अपॉन 3, दोनों वैल्यूज आपके पास हो गई। अब आपको सीधे करना क्या है, जो इक्वेशन दिया है इसको आइडेंटिटी के द्वारा सॉल्व कर देना है। अब यहाँ से इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय लेते हैं। यहाँ पर हमारा क्या है, अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा। पहले एक स्टेप को सॉल्व कीजिए, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, एलसीएम लेंगे तो अल्फा बीटा हो जाएगा, और बीटा से बीटा कैंसिल होगा तो ये अल्फा स्क्वायर होगा और प्लस बीटा स्क्वायर होगा। अब यहाँ पर फिर वही एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज का यूज करना है, होल स्क्वायर वाला जो अभी आपने यूज किया था, तो इसकी जगह हम क्या यूज कर सकते हैं, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा बीटा, इसकी जगह रख सकते हो कि नहीं, क्योंकि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और प्लस 2 अल्फा बीटा। तो प्लस 2 अल्फा बीटा को लेफ्ट में ले आओगे तो क्या आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा आ जाएगा। अब क्या करना है, वैल्यू इसकी पुट कर दीजिए, क्योंकि आपके पास अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यूज हैं। तो ऐसी कंडीशन में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर हो गया माइनस 2 इंटू 4 अपॉन 3 है अल्फा बीटा की वैल्यू, तो 4 अपॉन 3 हो गया। अल्फा बीटा 4 अपॉन 3 है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 4 2 जा 8 अपॉन 3 हो जाएगा, होल अपॉन 4 अपॉन 3 होगा। अब क्या करना है, यहाँ से 3 एलसीएम ले लीजिए, तो 3 4 जा सीधे मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो 3 4 जा 12 हो जाता है, 12 माइनस 8 अपॉन 3, और ये जो 4 अपॉन 3 है इसको रिवर्ट कर दीजिए, उल्टा कर दीजिए, तो रिवर्ट कर देने पर क्या हो जाएगा, 3 अपॉन 4 हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, और 12 में से 8 माइनस हुआ 4 आया, तो 4 अपॉन 4 ये भी कट करके क्या आ गया 1। देखा आपने, इतना बड़ा प्रॉब्लम आपको सॉल्व करने पर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। ऐसे ही अगले को भी करना है, 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को सॉल्व कीजिए, तो 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा को सॉल्व करना है। एलसीएम वही होगा अल्फा बीटा, और न्यूमरेटर क्या हो जाएगा, बीटा प्लस अल्फा हो जाएगा। यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है और अल्फा बीटा की वैल्यू 4 अपॉन 3 है, तो यहाँ से स्टेप चेंज होके क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 अपॉन 4, तो 2 3 जा 6 अपॉन 4 हो जाएगा, और 6 अपॉन 4 होने पर क्या हो जाएगा, अभी इसको रहने दीजिए क्योंकि 2 मल्टीप्लाइड में भी है, तो इस नाते बहुत ज्यादा अभी कट ऑफ नहीं करना है। तो सेकेंड टर्म की वैल्यू भी हमारे पास आ गई। थर्ड टर्म हमारे पास क्या बच रहा है, 3 अल्फा बीटा, और 3 अल्फा बीटा की वैल्यू डायरेक्ट रख दीजिए। तो अब यहां से लास्ट में क्या करेंगे कि नाउ वी गेट, लास्ट में आप एक साथ पूरे समूह को रख लीजिए कि यहां से अल्फा अपॉन बीटा प्लस आई एम सॉरी बीटा अपॉन अल्फा ब्रैकेट बंद प्लस 2 इंटू ब्रैकेट में क्या है 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा, और इसके बाद फिर है 3 अल्फा बीटा प्लस 3 अल्फा बीटा। इतनी वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी है। सबकी वैल्यू टुकड़ों में आपने निकाल रखा है, तो कुछ करना है नहीं, अब केवल वैल्यू पुट कर दीजिए, इसकी जगह तो 1 हो गया। इसके बाद फिर क्या आया 2 इंटू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू क्या आ रहा है 6 अपॉन 4, तो 2 इंटू 6 अपॉन 4 हो गया, और प्लस 3 अल्फा बीटा है, कैंसिल हो जाएगा, और 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो दैट इक्वल टू 1 प्लस, अब यहीं से तो फिर इसको देखते हैं कि यहां से अभी आपको जो पूरा टर्म्स दिया गया था,
अल्फा अपॉन बीटा प्लस बीटा अपॉन अल्फा प्लस 2 इंटू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा ब्रैकेट क्लोज प्लस 3 अल्फा बीटा। तीनों की टुकड़ों में जो वैल्यू सॉल्व किए थे उस वैल्यू को पुट कर दिए। पहला स्टेप हमारा 1 आया था, दूसरा 2 इंटू 1 अपॉन अल्फा प्लस 1 अपॉन बीटा की वैल्यू आपने यहाँ सिंप्लीफाई किया, लेफ्ट हैंड फिंगर इंडिकेट कर रही है। जो 6 अपॉन 4 आया तो 2 से पहले 2 2 जा 4 कर दिए और फिर डिनोमिनेटर में अभी 2 बचा है तो न्यूमरेटर आपका 6 है, 2 3 जा 6 हो गया। और यहाँ पर आप देख रहे हैं 3 अल्फा बीटा है तो 3 इंटू 4 अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 4 बचा। तो ऐसी कंडीशंस में 1 प्लस 3 प्लस 4 टोटल क्या आ गया 8। यही आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। इस तरह से देखा आपने कि क्वालिफाइंग राउंड ऑफ पॉलिनोमियल्स 3 वीडियोस में हमने दिया और 3 वीडियोस में जितने भी क्वेश्चंस थे मैक्सिमम हमने सॉल्व कर दिया। मे भी अगर आपको कोई और डिफिकल्ट प्रॉब्लम होती है तो हमारा नंबर भी रहता है। फिर इसके अलावा आपको एड्रेस मैंने दिया, यूट्यूब एड्रेस दिया, फेसबुक पर है, कहीं से भी आप अपने क्वेश्चंस का आंसर पूछ सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम। बट हम इतना ही जानते हैं कि आप लोग पॉलिनोमियल्स या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के विषय में कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, क्योंकि ये पूरी लाइफ आपको इस तरह के क्वेश्चन फेस करने हैं। आज तो आपको एकेडमिक कैरियर है, कल वनडे एग्जाम या फिर कोई किसी भी कमीशन का एग्जाम होता है तो वहां इस टाइप के क्वेश्चंस अक्सर पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपको लाइफ लॉन्ग प्रिपरेशंस के लिए दिया गया और यहाँ कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर पूरी लाइफ में आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। इन्हीं शुभेच्छाओं के साथ फिर अगले वीडियोस के लिए हम लोग केमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट वीडियोस के लिए फिर बाद में मुलाकात होती है। तब तक के लिए धन्यवाद।